साथियों, तो आज आपका फिर से स्वागत है दी रॉयल लर्निंग क्लासेस में। और मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि संविधान, ठीक है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताया था। लेकिन इस क्लास में आपको ये उसमें ये भी बताया था कि प्रस्तावना क्या होता है, यानी कि प्रीएम्बल्स, ठीक है, अनुच्छेद बताया था। तो उन चीजों को डिफाइन करना होता है, ठीक है। काफी आप लोग जानते होंगे कि इसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चन आप सबके बनते हैं, तो इसलिए मैंने इस क्लास को लाया हुआ है। और इसमें प्रीएम्बल्स और फंडामेंटल राइट्स के में कौन कौन से अनुच्छेद मिलते हैं, ये सारी किस अनुच्छेद से आपको क्या होता है, आपको मौलिक अधिकार प्राप्त होता है, इन सारी चीजों के बारे में मैं इस क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी बहुत सारा एक ठो कमेंट आया कि कल का पाकिस्तान वाला मैच, तो देखो पाकिस्तान ससुरा कभी हम लोग से जीता तो है नहीं, ठीक है। और उसका एक तो कप्तान है ना शायद आगा, वो तो ऐसा भागा जो उसका जैसे लग रहा है कि उसका पतलून का खुल गया धागा। ससुरा कभी बाप से जीतेगा ससुर। वो सब, वो सबको बुद्धि नहीं है, क्या खेले हैं सब। हम तो हंस रहे थे, हम तो चदरा तान के सो जाते हैं, सही बता रहे हैं। बाप बटेर न मारे बेटवा तीरंदाज, वही हाल पाकिस्तानियों का है। चलो छोड़ो इन सबों को। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रीएम्बल। प्रीएम्बल प्रस्तावना, प्रस्तावना। प्रीएम्बल प्रस्तावना वो चीज होती है, देखो इसका इसका मतलब क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। देखिए प्रीएम्बल वो होता है जिसमें संविधान के बारे में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया जाता हो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया, हमारे लिए क्यों संविधान को लाया गया, इस देश में संविधान की क्या जरूरत है। ये चीज आपको कहां मिलती है, प्रस्तावना में। और प्रस्तावना लाया किसने, ऐसा कौन लाया इसको, लाने वाला कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल लाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, इस प्रियम्बल को लाया था। और कहां से लाया था इसे, किस जगह से, मतलब ये मिला हमें, तो ये ऑब्जेक्टिव रिले ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन से मिला। ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन से हमें ये प्राप्त होता है। प्रियम्बल कहा क्या बताता है कि संविधान क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया, या एक लाइन में इसे बोले तो इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बारे में बताना। एक लाइन में मैंने बोला है कि एक लाइन में अगर इसे बोला जाए तो यही होगा, ठीक है। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को बताता है कि क्यों लाया गया, इसकी क्या जरूरत है। इन सारी चीजों का अगर आप उल्लेख जानना चाहेंगे तो प्रीएम्बल्स में मिलेगा, ठीक है। इसे कब अस्तित्व में लाया गया, तो देखो 13 दिसंबर 1949 में, ठीक है। 46, सॉरी 49 में तो ये बन के तैयार हो चुका था। 46 में, 46 में क्या हुआ था कि प्रियम्बल्स को लाया गया, ठीक है। प्रियम्बल्स को क्या किया गया, लाया गया। अब इस जब प्रस्तावना आया तो जवाहरलाल नेहरू ने इसे दे दिया, सब कुछ कर दिया। तो प्रियम्बल्स में कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी बहुत जरूरी है कि प्रियम्बल्स में ऐसे क्या क्या चीज हैं जो हमें मिलते हैं देखने को कि कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए जरूरी है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली चीज आती है, मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं इसको, ठीक है। थोड़ा सा इरेज करना, बड़ा बड़ा लिखते हैं यार हम, इसीलिए गड़बड़ा जाता है मैटर, ठीक है। तो पहली चीज आती है सोवरिंग, क्या आती है, सोवरिंग। सोवरिंग क्या होता है कि संपूर्ण प्रभुत्व और संपन्नता। लेकिन इसको तुरंत नहीं बताया गया, यानी कि ये जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया और क्या हुआ कि लॉन्च हो गया, तो उस समय क्या हुआ कि नहीं लाया गया, इसको जोड़ा गया है। कब,
बयालीसवां बयालीसवां संशोधन में, बयालीसवां संशोधन में जब हुआ, कब हुआ? 1970, अरे 1976 में, 1976 में जब 42वां संशोधन हुआ तो इसे लाया गया, स्वेरिंग को। और स्वेरिंग कहता क्या है कि भारत देश किसी के अधीन नहीं है, यानी कि किसी पे डिपेंडेड नहीं है। भारत देश हमारा किसी पे डिपेंड नहीं है भाई। भारत क्या है? खुद में मजबूत है, सब कुछ है। भारत अपने अपना कॉन्स्टिट्यूशन मानता है, अपना कानून मानता है, किसी देश के अधीन नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि ये कब लाया गया, तो 42वां संशोधन जब हुआ था 1976 में, तब इसे लाया गया था। ठीक है, दूसरा चीज आता है सेकुलर, सेकुलर, ये भी 42वां संशोधन से आया था, और वही सेम ईयर 1976 में ही। सेकुलर का मतलब धर्म निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष। हमारा जो संविधान है, जो हमारा लॉ है, जो कानून है, वो धर्म निरपेक्ष है, किसी एक धर्म के अकॉर्डिंग नहीं चलता। जब मैं आपको औरंगजेब पढ़ा रहा था और बहुत सारे मुस्लिम शासक पढ़ा रहे थे, तो उसमें आपको मैंने बताया था ना कि भाई ये लोग क्या करते थे कि मुस्लिम लॉ के, कानून के, शरीयत के हिसाब से चला करते थे। लेकिन यहां पे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, जब ये चीजें देखी गई, तो 1976 में इसको क्या किया गया, इसमें संशोधन किया गया। तो जब संशोधन हुआ तो इसमें क्या निकल कर आया कि हमारा संविधान, हमारा जो कानून है वो सेकुलर है भाई, किसी के उससे नहीं चलेगा कि मुसलमान कहे तो मुसलमान के तौर तरीके से चलेगा कि नहीं, ऐसे शरीयत से चलना चाहिए। हिंदू कहे तो हिंदू के तौर तरीके से नहीं चलेगा, बुद्धिस्ट कहे तो बुद्ध के तौर तरीके से नहीं चलेगा, अन्य किसी भी इंसान से, धर्म से नहीं चलेगा। ठीक है, इसको चलाने के लिए कानून अपना खुद का बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके हिसाब से चलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें बताई गई। उसके बाद तीसरी, ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, और ये तीसरी सोशलिटी। सोशलिटी, सोशलिटी का मतलब क्या होता है? समाजवादी, समाजवादी पार्टी नहीं, समाजवादी सोच, सभी लोगों का सम्मान, सभी धर्म, सभी जो भी इंडिया के लोग हैं, जो भी इंडियन लोग हैं, जो सारे लोग क्या करते हैं कि इंडियन निवासी हैं, उनका क्या होना चाहिए? सम्मान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सम्मान होना चाहिए। तो अगर समाजवादी में पूछा जाए कि, और दूसरी चीज समाजवादी में क्या आती है कि भाई कोई भी इंसान है, भारतीय है, तो उसे हीन भावना से आप नहीं देखेंगे। ठीक है, उसको समानता का अधिकार तो प्राप्त ही है, लेकिन अगर गवर्नमेंट कोई चीज पॉलिसी लाती है, जैसे कोई भी कानून लाती है, तो वो सबके लिए होता है। किसके लिए? सबके लिए होता है। ये भी चीज कब लाएगी? 42वां संशोधन से। ये तीनों चीज, स्वेरिंग, सेकुलर और सोशलिटी, तीनों चीज 42वां संशोधन में लाया गया 1976 में। कब लाया गया? 1976 में, 1976 में इन तीनों चीज को लाया गया। ठीक, अब पहले से क्या था, ये थोड़ा सा मैं इरेज करके बताता हूं, ये तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं, इसको इरेज कर देते हैं, काम में खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा क्या है? डेमोक्रेटिक। क्या है तीसरा? डेमो, हमारे देश में डेमोक्रेसी है? हाँ है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? सभी जो भी गवर्नमेंट, चाहे सपा से बने, चाहे बीजेपी से बने, चाहे ससुरा कांग्रेस से बने, चाहे कौन और पार्टी से बने, उसको जनता चुनेगी। यानी कि जनता जिस पे ज्यादा वोट करेगी वही गवर्नमेंट में जाके ससुरा बैठेगा, अन्यथा कोई नहीं बैठेगा। ठीक है, अभी भी ईवीएम वीवीएम की बात छोड़ दो, ईवीएम वगैरह की बात जो अभी चल रहा है कि हैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब बात छोड़ दो। तो जनता, जनता जिसे चुनेगी वही जाके एमएलए बनेगा, एमपी बनेगा, मिनिस्टर बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है, तो और राष्ट्रपति बनेगा। ये सब जनता ही क्या करती है? इलेक्ट करके भेजती है। ठीक है, इन्हें राजा बनाती है जनता। दूसरी चीज, रिपब्लिक होनी चाहिए। हमारा देश में रिपब्लिक है, रिपब्लिक, राष्ट्र, राष्ट्र, अरे गणराज्य,
गणराज्य, मैंने राष्ट्रवाद बोल रखा था, तो गणराज्य है। अब गणराज्य में क्या आया कि गणराज्य कहता है कि भाई राष्ट्रपति, कोई भी इंसान भारतीय जो है, भारतीय नागरिकता उसे प्राप्त है, तो वो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, बनने के योग्य है। ठीक है, अगर स्वस्थ है, सही है और पढ़ा लिखा नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन उसे राष्ट्रपति बनने के लिए वो बन सकता है। ठीक है, लेकिन उसमें वंशानुगत नहीं होना चाहिए, यानी कि राष्ट्रपति का बेटा ही राष्ट्रपति बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, ऐसा नहीं है, वंशानुगत नहीं है। ठीक है, कि आप चाहेंगे कि हमारा बेटा बन जाए, फिर उसका पोता भी बना रहे, राजा का बेटा राजा, ऐसे कहते हैं ना कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, लेकिन राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। कॉन्स्टिट्यूशन इसे साफ करता है कि कोई भी इंसान सड़क से उठकर अगर चाहे प्रधानमंत्री बनने को तो बन सकता है, राष्ट्रपति बनने को तो बन सकता है, बस उसमें मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए। अब ये सारी चीजें हो गई, ये 5 चीजें आपको क्या करती हैं, प्रस्तावना में दी जाती हैं, प्रस्तावना में ही ये सारी चीजें मिलती हैं। आप लोगों को पता चल गया ना कि क्या क्या है। अब प्रस्तावना खत्म करके, अरे प्रस्तावना में 4 चीजें और हैं, सॉरी 4 चीजें और हैं, क्या क्या है ये भी पढ़ लेते हैं। पहला है जस्टिस, जस्टिस न्याय, जस्टिस मतलब न्याय। अब न्याय क्या करता है कि आप चाहे सामाजिक तौर पे आपको कोई मतलब कुछ कह दे, आर्थिक तौर पे आपको कोई कुछ कह दे, या राजनीतिक तौर पे कोई कुछ कह दे, तो आप क्या करते, आपको अगर कंप्लेन करते हैं तो जस्टिस मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, यानी कि आपको न्याय मिलेगा। न्याय लेने के लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं, पुलिस के पास जा सकते हैं, आपको न्याय मिलेगा। ठीक है, ये कौन कहता है, हमारा जस्टिस। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आज के डेट में पैसा और पावर बड़ी हो गई है, क्या करिएगा। ठीक है, तो ये चीज जस्टिस हमारा कहता है कि भाई आप किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी का कोई मजाक नहीं उड़ा सकते, किसी को कुछ टिप्पणी ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन आज के डेट में होता है, हर जगह होता है, और ये देश की विडंबना है। ठीक है, उसके बाद आइए लाइबिलिटी, लाइबिलिटी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी का मतलब स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, जब स्वतंत्रता आपको मिली हुई है, ठीक है, और ये स्वतंत्रता आपको विचार व्यक्त करने के लिए, ठीक है, आप कहीं भी घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, विश्वास किसी पे कर सकते हैं, आपका अभिव्यक्ति तौर तरीका कैसे है, उनपे आप रह सकते हैं, इस चीज की स्वतंत्रता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपको देता है। उसके बाद होता है इक्वालिटी, इक्वालिटी मिटा देते हैं थोड़ा, इसको तो पढ़ ही चुके हुए हैं आप लोग। इक्वालिटी अब पढ़ना है, ये सब प्रियम्बल में ही आपको मिलेगा। ठीक है, ये सब प्रियम्बल में ही आपको मिलेगा। ये अब आते हैं इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, समानता, समानता, अगर आप किसी भी मजहब या धर्म के रहें, आपको एक दूसरे का सम्मान और समानता, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप सब मेरी नजर में एक समान हो, चाहे आप किसी धर्म के हो, मजहब के हो, अमीर हो, गरीब हो, पॉलिटिशियन हो, फलाने हो, ढिमका में हो। ठीक है, तो आप लोग सब लोग क्या है, मेरी नजर में सब समान हो। ठीक है, कोई हमारा अपना नहीं है कि आपको बख्श दिया जाएगा अगर आप गलती करेंगे तो। ठीक है, और साथ में एक चीज और भी है, बंधुत्वा, बंधुता। ठीक है, इसे कहते हैं फर्टिनिटी, फर्टिनिटी, फर्टिनिटी का मतलब बंधुता का मतलब कि भाईचारा, आप सब भाईचारे के साथ रहिए। भारत देश में चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, फलाने हो, ढिमकामे हो, बड़ी जात वाला, छोटी जात वाला, इधर जात वाला, उधर जात वाला, दाएं बाएं ससुरा, सब टूटे फूटे हैं सब इस समय। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता भैया आप सब एक ही रहिए, आप सब एक ही रहिए,
एक रहेंगे नेक रहेंगे, अन्यथा पाकिस्तान जैसा कुत्ता के फोड़ के चला जाएगा। फोड़ता है ना, अभी 26/11 पुलवामा, पहलगाम, वो क्यों करता है? क्योंकि हम बटे हैं, तो वो काट के जाता है ना। बटे रहोगे तो कटे रहोगे, योगी जी नारा दिए हैं ना। तो अब कुछ लोग इसको गलत वे में ले लिए हैं। खैर, भाईचारा आपके पास होना चाहिए, आप लोग भाईचारे के साथ रहिए, ठीक है। अब कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को पूछता हूं, फटाफट उसका जवाब भी दे ही देता हूं प्रीएम्बल्स में, ठीक है। अब यहां तक प्रीएम्बल समाप्त हो जाएगा कुछ क्वेश्चन कराने के बाद। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स में थोड़ा बहुत डिफाइन करूंगा, ठीक है। तो प्रस्तावना, प्रस्तावना यानी कि प्रस्तावना में संशोधन क्या किया जा सकता है? हाँ, 42वां संशोधन 1976 में हुआ था ना। तो प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना कब लागू किया गया था? तो जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तभी लागू होगा, ये तो बात सीधी सी है। तो 26 जनवरी 1950 को। प्रस्तावना किसने लाया था? जवाहरलाल नेहरू ने लाया था, ये मैंने बता चुका हूं, ठीक है। उसके बाद प्रस्तावना प्रस्तावना में कब चेंज किया गया था? तो 42वां संशोधन जब हुआ था 1976 में, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। अब आते हैं फंडामेंटल राइट्स पे। अब प्रियम्बल को मिटा देते हैं जी, प्रियम्बल का होगा, प्रियम्बल भी गया काम से, खत्म हो गया। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स को आप लोगों को पिछली क्लास में भी बताया था, लेकिन इसमें कौन से क्या बोलते हैं कि अधिकार में आर्टिकल्स आपको मिलते हैं, किस आर्टिकल से आपको कौन सा अधिकार मिलता है, इन चीजों के बारे में मैं बताऊंगा इसमें, ठीक है। अब सबसे पहली चीज आती है कि किन किन आर्टिकल्स में कितने से लेकर कितने आर्टिकल्स के बीच में आपको मौलिक अधिकार मिलते हैं। तो 12 से लेकर 35 तक में, 12 से लेकर 35 आर्टिकल जो है ना, उसमें आपको क्या मिल जाता है कि सारे मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। 12 से लेकर 35 तक ये क्वेश्चन बनता है, तो इस पे ध्यान देके पढ़िएगा कि कितने आर्टिकल के बीच में आपको 12 से लेकर 35 तक के बीच में आपको सारी चीजें मिलती हैं। आर्टिकल्स के बीच में आपको मौलिक अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन एक ये भी बनता है कि मौलिक अधिकार पहले कितना था, यानी कि जब 1950 में जब हमारा संविधान बन के लागू हो गया था, तब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना अधिकार हमको देता था? तो 7 देता था। हम पढ़ाए तो आपको पिछली क्लास में 6 है ना। आप कहेंगे पिछली क्लास में आपको पढ़ाए तो 6 है, लेकिन बता तो यहां 7 रहे हैं, तो वो हटा दिया गया, ठीक है, उसे हटा दिया गया। 7वां जो था संपत्ति का अधिकार, जो संपत्ति का अधिकार आपको है वो खत्म कर दिया गया, ठीक है, उसे खत्म कर दिया गया। उसके बाद आप लोगों को आया कि ये जो खत्म हुआ 7वां, तो बच गया 6। तो 6 मैंने थोड़ी सी लाइट की इश्यूज आ गई थी, ठीक है, थोड़ी सी लाइट की क्या आ गई थी, इशू आ गई थी, इसकी वजह से क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, कोई बात ना। तो आप लोगों को 7 बताया था मैंने कि 6 बताया था, 7 फंडामेंटल राइट उस वक्त मिलते थे, तो आपको पढ़ना सिर्फ 6 है, ठीक, 6 पढ़ना है। समानता का सबसे पहले आप लोगों को पता है कि 6 फंडामेंटल राइट्स में, एक मिनट, फंडामेंटल राइट्स में 6 फंडामेंटल राइट्स में सबसे पहला आपको क्या मिलता है? राइट टू इक्वालिटी। क्या मिलता है? राइट राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में क्या मिलता है आपको? कि आप किसी भी इंसान का सब में समानता होनी चाहिए,
किसी में भेदभाव आप नहीं कर सकते, बड़े छोटे ऊंच नीच ये फलाने ढिमकामे नहीं कर सकते भैया। राइट टू इक्वलिटी का मतलब कानून के नजर में सब बराबर है, तो आप भी किसी से भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये राइट टू इक्वलिटी का मतलब यही होता है। मैंने पिछली बार में पिछली वीडियो में आप लोग को बता रखा है, इसमें अगर नहीं देखा है तो आप लोग जाके पढ़ सकते हैं उसमें से, ठीक है। तो 14 और 18 के बीच में, 14 और 18 के बीच में आर्टिकल में ये राइट टू इक्वलिटी मिलती है, 14 और 18 के बीच में, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी किसमें किसमें मिलती है? 14, आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में आपको क्या मिल जाती है? राइट टू इक्वलिटी के लिए आपको अधिकार मिलता है। पहला हो गया, ठीक। अब आ जाओ दूसरे। दूसरा क्या है? राइट टू फ्रीडम। किसी भी व्यक्ति को पूरी छूट है कि वो अपने मन से भारत में कहीं भी जा सकता है, ठीक है। किसी भी जगह पे कुछ भी अपना धरना प्रदर्शन वगैरह अगर करना चाहे तो कर सकता है, उसका भी अधिकार है। कानून से अगर आप ले लेंगे कि भाई मुझे इस बात से वो वगैरह है कि मतलब मुझे इससे विरोध करना है, तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका इन सब चीजों का आपको फ्रीडम है, कहीं भी घूम सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं। और ये पहनने वाला सबसे ज्यादा लाभ लड़कियां उठाती हैं। लड़कियां पहनने वाला जो लाभ है राइट टू फ्रीडम के अकॉर्डिंग मिलता है, तो इसका सबसे ज्यादा लाभ लड़कियां उठाती हैं, लड़के उठाइए नहीं पाते हैं, ठीक है। कहां से उठाएंगे? बाबूजी मार के गोड़वा तोड़ देंगे, है ना। तो दूसरा क्या है? राइट टू फ्रीडम। लेकिन राइट टू फ्रीडम 19 से लेके 22 तक के बीच में आर्टिकल्स में आपको प्राप्त होता है। 19 से 22 आर्टिकल, आर्टिकल 19 और 22 के बीच का जितने भी आर्टिकल है, 19 भी और 22 भी, दोनों में क्या है कि आपको समानता फ्रीडम का मिल जाएगा। उसके बाद है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, एक्सप्लोटेशन, ठीक। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, आप किसी को भी शोषण नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये 23 से 24 में मिलता है, 23 से 24। लेकिन आप इसका यूज कब कब कर सकते हो, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। भाई आप शोषण कर रहे हो, तो आप अगर आप शोषित हो तो किन चीजों पे आप इसका विरोध कर सकते हो, मतलब इसका यूज कब कर सकते हो? तो आइए आपको बताते हैं। पहला, आप मानव तस्करी नहीं कर सकते, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते। उसके बाद आता है कि आप किसी भी बनुआ मजदूरी नहीं कर सकते, ठीक है। फोर्सेबल लेबरई नहीं रख सकते कि किसी को अगर 8 घंटा आपको कानून कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति से 8 घंटा काम करा सकते हैं, ठीक है। तो 8 घंटे से अगर ज्यादा कराते हैं और पेमेंट 8 घंटे का देते हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा? लेबरों का शोषण में आ जाएगा, जबरदस्ती आप करा रहे हैं। अगर वो आप करते हैं तो अगर वो बंदा अगर लेबर जाता है, अगर आप पे कहता है कि ये मुझसे ज्यादा काम कराए हैं, अगर ये साबित हो जाता है तो आपको जेल भी हो सकती है, ठीक है। तो ये कौन कहता है? राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। तीसरी चीज, आप बाल मानी कि बच्चों को मजदूरी नहीं कर सकते, करा सकते किसी भी बच्चे से। लेकिन आजकल की मजबूरी ऐसी है कि बच्चे भी जाके खट रहे हैं बहुत ज्यादा, यूपी बिहार में आप देख सकते हैं। कोई बड़ी चीज नहीं है, मिलती है ये सारी चीजें, ठीक है। तो राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, तो ये तीसरी जो आपको राइट्स मिलती है, इसी के लिए क्या क्या यूज है ये भी बता दिया कि किन किन परिस्थितियों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको कोई कुछ कह दिया, हंसी मजाक में आप जाके इसको लगा देंगे कि मेरे साथ शोषण हुआ है, ऐसा नहीं है। उसके बाद राइट टू फ्रीडम टू रिलीजियन, चौथा आता है राइट टू फ्रीडम रिलीजियन। रिलीजन, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अब आप चाहें कि चेंज भी करके हम मान सकते हैं, हाँ मान सकते हैं,
मुसलमान से हिंदू बनना है बन सकते हैं, हिंदू से मुसलमान बनना है बन सकते हैं। इसका पूरा सपोर्ट आपको कौन करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लॉ करेगा, क्योंकि हमारा जो कानून है वो धर्मनिरपेक्ष है, उससे कोई मतलब नहीं है, नहीं ना है। तो इसकी भी अधिकार आपको दिया गया है, इन सारी चीजों का अधिकार आपको दिया गया है, लेकिन अदर कंट्रीज में नहीं मिलता है। ठीक है, अब चाहे कि मुस्लिम होकर पाकिस्तान में चले जाएं, तो चाहेंगे कि आप मुस्लिम है, हिंदू में कन्वर्ट हो जाएं, तो वो सिर्फ हिंदुस्तान आगे ही होगा, वहां नहीं होगा। हाँ, वहां हिंदू है तो मुस्लिम बना देंगे सब आपको। दोबारा दोनों पे रोक लगाना चाहिए था कि हिंदू मुसलमान नहीं बन सकता, मुसलमान हिंदू नहीं बन सकता, लेकिन वो कहते हैं ना कि वो मुस्लिम राष्ट्र है। क्या है? मुस्लिम राष्ट्र। ठीक है, मुस्लिम राष्ट्र है इसकी वजह से। ठीक है, तो राइट टू फ्रीडम टू रिलीजियन, आप रिलीजियन को मान सकते हैं, आपको कोई फोर्स नहीं करेगा। ये चीजें आपको कहां से मिलती है? 25 से लेके 28, अनुच्छेद 25 से लेके 28 आर्टिकल में, 25 और 28 के बीच में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। इसका अधिकार आपको कौन आर्टिकल देता है? 25 और 28। उसके बाद आपको तीसरा है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। अब मैं इसको थोड़ा मिटा ही देता हूं, ठीक है, मिटा देते हैं हल्का सा, हल्का क्या पूरा ही मिटा देते हैं, है ना। अब 2 और पढ़ना है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस बता दूंगा, वो कर लीजिएगा, क्लास एंड कर दूंगा। तब तक बैठे रहिए। आप लोग तुरंत तुरंत चाहते हैं स्मार्ट वाला बोर्ड तो नहीं है, लेकिन खरीदेंगे, टेंशन मत लीजिए, सब कर देंगे। अब आते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो यहां पे राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल। अब इन चीजों में क्या होता है? इसमें क्या होता है कि किसी भी कल्चर को आप अपना सकते हो, मान सकते हो, इसमें किसी भी संस्कृति या भाषा को आप बोल सकते हो। ठीक है, किसी भी संस्कृति या भाषा को आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इन चीजों को आपको आप किसी भी धर्म से रह सकते हो, बोल सकते हो, किसी भी चीज को कर सकते हो। 1 मिनट, ये थोड़ा सा स्टैंड गड़बड़ा गया है यार, 1 मिनट रुक जाओ बस आप लोग। ये 29 से लेके 31 तक के बीच में आपको मिलता है, 29 से लेके 31 तक के बीच में आपको मिलता है। क्या? राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल, आप शिक्षा ले सकते हो किसी भी भाषा में। अब इंग्लिश में हम पढ़ते हैं ना, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, मलयालम में भी पढ़ सकते हैं, आप किसी भी कल्चर को अपना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें राइट्स आपको कौन से 29 से लेके 31 आर्टिकल्स के बीच में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब क्या होता है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेंस, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेंस। ठीक है, रिमेंस, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेंस का मतलब क्या होता है ये भी समझा देता हूं। वैसे पिछली बार भी आप लोगों को बताया था, संवैधानिक उपचार का अधिकार बताया था, संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगर आप किसी पर भी ब्लेम करते हो, ठीक है, आप किसी पर भी ब्लेम करते हो, क्या फिर ऐसे कुछ कह देते हो, किसी भी समाज को आप गाली देते हो, या फिर किसी भी सामाजिक तौर तरीके से किसी व्यक्ति को आप क्या करते हो, छुआछूत वगैरह फलाने ढिमकामे करते हो ना, कि यह छुआछूत हो जाएगा, छोटी बिरादरी वाला, वो बड़ी बिरादरी वाला है, वो उस जाति का है, वो उस धर्म का है, वो उस मजहब का है। ये सारी चीजें बहुत बहुत ज्यादा थी, आज के डेट में थोड़ी थोड़ी कम हो रही हैं, और भगवान करे कि बहुत जल्दी खत्म हो। ठीक है, तो धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो इसको कम, तो ये
टेक्निकल इशू बार बार आ जा रहा है यार, लाइटिया की प्रॉब्लम आ जा रही है, थोड़ा लाइटियों को चेंज कराना पड़ेगा। खैर, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। तो इसमें क्या है कि इसमें 32 से लेकर 34 तक मिलता है आपको, 32 से लेकर 34 तक मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज है, इसमें कुछ क्वेश्चन बनने लायक है। अच्छा ये बताओ कि इसको जो 32 आर्टिकल है, आर्टिकल 32, उसको बाबा भीमराव अंबेडकर आर्टिकल कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, अंबेडकर। अब शॉर्ट फॉर्म लिखना जरूरी था ना, ठीक है, क्लास लंबी होती चली जा रही है, शॉर्ट फॉर्म में समझ जाएंगे लोग, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्टिकल 32 को माना जाता है। अब ऐसा क्या है इस आर्टिकल में, इस आर्टिकल में ऐसा क्या है, देखो इस आर्टिकल में यही है कि संविधान का हृदय, बाबा ने कहा है कि संविधान का हृदय और आत्मा है, यानी कि हार्ट है, हार्ट है, और क्या है, आत्मा, ठीक है, आत्मा है, ठीक है। तो हार्ट है और क्या है, दिल और आत्मा है। तो ये जो चीजें आई हैं, ये इसको बाबा भीमराव अंबेडकर, इस आर्टिकल में ऐसा है क्या कि बाबा ने ऐसा बोल दिया। देखो इसमें क्या है कि आप सभी को क्या करना चाहिए कि समानता का अधिकार प्राप्त है, आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते, छोटी बड़ी फलाने ढिमका में नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें यही बात बताई गई है, ठीक है, आर्टिकल 32, और इसको बाबा भीमराव अंबेडकर आर्टिकल भी कहा जाता है। अब देखो फंडामेंटल राइट्स में क्या, फंडामेंटल राइट्स में कुछ लागू किया जा सकता है, तो हाँ लागू किया जा सकता है, घटाया और बढ़ाया जा सकता है राइट्स में, ठीक। आर्टिकल 32 स्वयं एक मौलिक अधिकार है, इसे ये भी कहते हैं कि स्वयं एक मौलिक अधिकार है, अधिकार है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर हार्ट और आत्मा किसे कहते हैं, आत्मा को इंग्लिश में तुम लोग कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो किसे कहते हैं, तो 32 आर्टिकल को। मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार है उसे किसे कहा जाता है, किस आर्टिकल को कहा जाता है कि ये अपने आप में मौलिक अधिकार है, तो 32 को आर्टिकल, ठीक है। अब क्या होता है कि अब क्या इसका रखवाला कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट, इन सारी चीजों का रखवाला कौन है, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है, ठीक है। किसी भी चीज में अगर इंटरफेयर कर दिया, जैसे यूजीसी के मसले पर आप लोग देखे होंगे कि उसमें कहा दिया कि नहीं पहले लेके आओ मेरे पास, तो वो पास हुआ नहीं हुआ, चला आया। तो ये था आपका प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, मौलिक अधिकार, दोनों चीज को मैंने बखूबी एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए और सब्सक्राइब भी कर दिया करो भाई, ठीक है। और आगे धीरे धीरे मैं इसमें और भी पढ़ाते जाऊंगा, बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी आपके सामने, ठीक है। अभी सिर्फ 2 चीजें पढ़ाई हैं, अब ये 3 चीजें खत्म किया हूं मैं, और भी आगे खत्म करूंगा। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू वेरी मच।